आप कैसे रुझान करेंगे, क्योंकि चरखारी विधानसभा आप देख रहे हैं और प्रबल दावेदारों में से आप माने जा रहे हैं, तो क्या चीजें ऐसी कन्वेंस की कि आपको लोग प्रबल दावेदार में शामिल कर रहे हैं? आपके आश्रम में शिष्य कौन से देश है जो आपके शिष्य हैं, आप बताएं मुझे। 2 देश ऐसे बता दें जो आपसे पूछ के काम करते हो, आपसे नीचे हो, जो आपके बिना चलते ना हो। तो हमारा खासतौर से महोबा जिला, पूरा बुंदेलखंड समझ लीजिए, उसमें महोबा जिला, इसके साथ एक माथे पे इसके कलंक जैसा लगा है कि पिछड़ा क्षेत्र है। तो ये बेचैनी नुमाइंदर है कि पिछड़ा क्षेत्र क्यों है। एक में और आप सवाल कर देते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने के अग्रसर है, बड़े बड़े नेता दावे करते हैं, डंकी की चोट से कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की कगार में है और बन रहा है, आप उसमें खंडन कर देते हैं। समाजवादी पार्टी ही क्यों? क्या उनकी विचारधारा आपको पसंद आई? क्या उनकी ऐसी शैली पसंद आई कि आप समाजवादी पार्टी चुनी? क्योंकि आजकल के नेता तो ऐसे होते हैं, यहाँ जहाँ देखा वहाँ पलट गए, फिर आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों चुनी? अभी महोबा जिला में घोटालों की बात आती है, बहुत बड़े बड़े घोटाले, उसमें आप भी नहीं कहना टाल सकते ना, मैं भी टाल सकता हूँ, कोई टाल सकता है। रॉयल्टी घोटाले ले लीजिए, किसान फसल बीमा का घोटाले ले लीजिए, और ये मूंगफली घोटाले ले लीजिए। अभी हाल फिलहाल में आप देखते हैं मिड डे मील वाला चर्चा में है, दूध में पानी में दूध मिलाया है, ये चला। अभी हर घर जल योजना वाला में ये भी बड़ा घोटाला है, इसको घोटाला ही करना दिया जाएगा। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? मिट्टी की खुशबू को भी जो पहचान ले, जनता के सुख दुख को भी अपना मान ले। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कुमार अनिल। आज हमारे इस खास पॉडकास्ट में रहने वाले हैं युवाओं के चहेते, युवाओं के दिल की धड़कन, और सब आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज भी करते हैं। आज हमारे पास ये सवाल हैं, ये सवाल क्या इनका इलाज कर पाएंगे डॉक्टर साहब? आज हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर सनत राजपूत जी हैं। राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद अनिल भाई जी। अब मैं कंफ्यूज ये हूँ कि आपको डॉक्टर साहब कहूँ या फिर मैं आपको नेताजी कहूँ? कुछ भी कह सकते हैं, डॉक्टर साहब या भाई साहब कहिए, ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो कंफ्यूज है कि आप डॉक्टर थे, अब राजनीति में एंट्री ले ली, तो ये राजनीति में एंट्री का क्या मन था, कैसे प्लान हुआ? देखिए, ये कुछ चीज़ें होती हैं कि आकस्मिक होती हैं जी, आपका उस पर कंट्रोल नहीं होता। जैसे मैं शुरुआत इसी से करते हैं, मैं बताता हूँ राजनीति में कैसे आया। चूँकि मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, मैं जिस माहौल में रहा हूँ, या हमारे जैसे सैकड़ों लोग जो बुंदेलखंड में रहते हैं, उनको एक्चुअल में खुद पता नहीं होता। हम लोग ट्रेंड ऐसे नहीं होते, हमको ट्रेन नहीं किया जाता है कि आपको क्या करना है। तो आपको कुछ नहीं पता होता कि हम बने किस चीज़ के लिए, हमको करना क्या है। तो ये आप सोचिए कि मैं इस समय लगभग 42 साल का, मतलब 41 साल के आसपास का हूँ, और मुझे अब जाके पता चला है कि मुझे क्या करना है, मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। तो ये चाहे व्यवस्थाओं की समझ लीजिए या हमारे क्षेत्र की, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है उसकी कमी समझ लीजिए कि हमको पता ही नहीं चला कि हमको करना क्या है। एक अजीब सी बेचैनी हम महसूस करते रहे हैं। जो बच्चे हैं नॉर्मली क्या करते हैं कि पढ़ाई करना शुरू करते हैं, पढ़ाई करने के बाद अगर वो पढ़ने में ठीक है तो उनको तैयारी के लिए बाहर भेजा जाता है। तैयारी करने के बाद वो कहीं ना कहीं नौकरी में शिफ्ट होते हैं या कोई अपना व्यापार शिफ्ट करते हैं, यही तो करते हैं, नॉर्मल रूटीन ये है। मैंने भी वही किया, मैं पढ़ने चला गया बाहर, पढ़ने के बाद मैं BMS किया, फिर उसके बाद नौकरी करना शुरू किया। नौकरी करने के बाद जैसे मैंने अपना क्लिनिक भी सेट करने का प्रयास किया, और मैं उसमें जैसे सेटल हुआ, लेकिन वो बेचैनी मेरे अंदर की खत्म नहीं हो रही थी ना, वो कम हो रही थी। हम जैसे कौन सी बेचैनी थी वो? वही मैं थोड़ा सा उसको बताऊंगा कि कई सारे लोग हैं, हमारे ग्रुप है हमारा बहुत बड़ा, उसमें ज़्यादातर पढ़े लिखे लड़के हैं, और ऐसे लोग हैं, लड़के हैं जो गरीब घरों से उठ के और नौकरी पाए हैं। तो ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है, 400-500 लड़कों का हम लोग का एक ग्रुप है। तो हम लोग का अक्सर वार्तालाप जो होता है वो इन्हीं चीज़ों पर होता था कि ये जो हमारा खासतौर से महोबा जिला, पूरा बुंदेलखंड समझ लीजिए, उसमें महोबा जिला, इसके साथ एक माथे पे इसके कलंक जैसा लगा है कि पिछड़ा क्षेत्र है। तो ये बेचैनी हमारे, चूँकि पिछड़ेपन की चूँकि जब आप पढ़े लिखे होते हैं या चीज़ों को बड़े लोगों से जुड़ते हैं, तो आप ये चीज़ जानना शुरू कर देते हैं कि आप पिछड़ापन है क्यों और उसकी वजह क्या है और है कि नहीं है। तो सारे मापदंडों पे, सारे पैरामीटर्स पे पिछड़े हैं हम। और ये चीज़ हम लोगों ने जैसे हमको महसूस होना शुरू हुई तो अंदर से बेचैनी शुरू हो गई कि इसको ये स्थिति बदलेगी कभी कि नहीं बदलेगी। और जब फिर आपस में हम एक दूसरे से कहते थे कि यार कोई नहीं ठीक कर रहा, कोई नहीं ठीक कर रहा, तो सब लोगों ने एक दूसरे से कहा यार ठीक तो अपन लोगों को करना पड़ेगा। जब हम यहीं रहने वाले हैं, हमारी चेतना जगी है, हमको पता चल रहा है कि चीज़ें खराब हैं, व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही हैं, लोगों जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको प्रॉपर कोई इंस्टीट्यूट या कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये लगातार पिछड़ना हो गया। तो ये पिछड़ते ही हम जाएंगे, तो इसको कब ठीक करेंगे? लोग कहते हैं कि राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है, तो हमें लगा अगर हम लोग कोई साफ करने नहीं उतरेगा तो गंदी होती चली जाएगी। तो ये बेचैनी फिर हमको ले आई, हमने कहा चलो छोड़ो इसको करते हैं। कोई पारिवारिक राजनीति कारण जुड़ाव रहा है कि कोई आपके पिताजी रहे हो, दादा रहे हो? ऐसा तो आपने ये राजनीति में कहीं दूर दूर तक नहीं रहा, ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं रहा। ये तो मतलब हाँ, परिवार में जैसे बड़े पापा प्रधान रहे हैं, मेरे ससुर जी प्रधान रहे हैं, या मेरे पिताजी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, इस टाइप से रहा। लेकिन कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा, राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है ना, कोई ऐसा कोई प्लान था। इनफैक्ट मुझे तो ये मैं आपको बताते हुए थोड़ा अजीब लगेगा
कि मुझे 6 साल इस बात को कन्विंस करने में लगे जब मेरे दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम लोगों को राजनीति करनी चाहिए, और उन सबने, चूंकि उसमें से कौन ऐसा है जो रिस्क ले सकता है, तो इस पर बात हुई कि चूंकि मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, तो अगर मैं कुछ भी नहीं करूँगा या मैं मेरा जीवन चूंकि ना भी इस क्षेत्र में सफल हुआ या जो भी हुआ, तो कम से कम उसके बाद मैं डॉक्टर तो हुई, तो मेरे जो अगला जो मेरा रोजगार का संकट है वो नहीं आएगा, और बाकी मेरे साथी ऐसे हैं जो नौकरी अगर छोड़ देते हैं तो उनके रोजगार का संकट आ सकता है। तो इस बात को लेके फिर मेरे ऊपर ये आया जिम्मेदारी। तो मुझे आप विश्वास नहीं मानेंगे, 6 साल लगे अपने मम्मी डैडी को और पत्नी को कन्विंस करने में, जाके वो मानी कि हाँ तुम राजनीति कर लो। क्या आप कन्विंस हैं? हाँ, कुछ हद तक तो हैं। अब मैं सब कह सकता हूँ, अब सपोर्ट करने लगे हैं। और हाँ, अब उन्हें चूंकि मेरा दीवानापन समझ लो, या मेरे जो साथियों की वो अपेक्षा मुझसे इतना ज़्यादा लगाव था, उनका जो समर्पण था टीम के प्रति, ग्रुप के प्रति, तो उसको देखकर हाँ लगता है कि हाँ आप ठीक कर रहे हो। वो जाके पहले वो सोच नहीं पा रहे थे कि आपने बड़े मुश्किल से अर्जित की हैं चीज़ें, उसको आप दाव पे लगा के एक अनिश्चित फील्ड में क्यों जा रहे हो, जहाँ कोई सर्टेनिटी नहीं है, वहाँ क्यों जा रहे हो। अब वो, लेकिन अब उनको वो कन्विंस है इस बात को लेकर कि नहीं तुम ठीक कर रहे हो। आपकी टीम में देखते हैं युवा रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं आपसे, जहाँ भी होता है कोई भी युवा होता, तो युवा वोटरों को आप कैसे रुझान करेंगे, क्योंकि चरखारी विधानसभा आप देख रहे हैं और प्रबल दावेदारों में से आप माने जा रहे हैं। तो क्या चीजें ऐसी कन्विंस की कि आपको लोग प्रबल दावेदार में शामिल कर रहे हैं? देखो, ये तो आपने कहा प्रबल दावेदार है। मैं एक्चुअली, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, मैं एक बहुत सिंपल तरीके से कि अपने काम को, जिस काम को आप करना चाहते हैं उसको बड़ी ईमानदारी से करना। जैसे मैं आपको एक कोटेशन सुनाता हूँ, शिप्स आर सेफेस्ट एट द हार्बर बट दैट इज नॉट द थिंग दे आर बिल्ट फॉर। जो जहाज होते हैं वो जो बंदरगाह होते हैं ना, उसमें सबसे सुरक्षित होते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं होती, ये उसके लिए नहीं बने होते हैं। वो बने काहे के लिए होते हैं? दे बिल्ट टू टियर ओशियन अलमाइटी, वो समुद्र का सीना चीरने के लिए बने होते हैं। तो हम जैसे लोग बंदरगाह पे खड़े होने के लिए नहीं हैं, हम लोग तैरने के लिए बने हुए हैं। हम समुद्र में जाएंगे, वहाँ डूबने का खतरा भी रहेगा, वहाँ सारे खतरे रहेंगे, लेकिन हम जाएंगे। और यही बात मुझे लगता है आज का युवा यही सोचता है कि वो जो उसके मन में है, अगर उसके मन में है कुछ करना, उसके मन में है कुछ बदलना, तो वो करता है। वो उसकी परवाह नहीं करता कि इसके बाद मेरा क्या होगा, इसकी परवाह बिल्कुल नहीं करता। मुझे लगता है यही युवाओं को पसंद भी आता है, ऐसे लोग युवाओं को पसंद आते हैं। रिस्क लेना, हाँ रिस्क लेना, रिस्क सही डायरेक्शन में लेना, गलत चीज़ों के लिए रिस्क नहीं, अच्छी चीज़ों के लिए रिस्क लेना। रिस्क हमारा, चूँकि इसको ये ऐसे आप समझ लो कि रिस्क जो है ये हमको विरासत में मिला है, हमारे देश को। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने रिस्क लिया जानकर, तब तो जाके हम लोग आज़ाद हुए। अगर वो रिस्क ना लेते तो हम आज़ाद कैसे होते? अब बात आती, समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं, समाजवादी पार्टी ही क्यों? क्या उनकी विचारधारा आपको पसंद आई? क्या उनकी ऐसी शैली पसंद आई कि आप समाजवादी पार्टी चुन दी? क्योंकि आजकल के नेता तो ऐसे ऐसे होते हैं, यहाँ जहाँ देखा वहाँ पलट गए, फिर आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों चुनी? पार्टी अपनी जगह है और विचार अपनी जगह है। दुनिया के जो सबसे खूबसूरत विचार हैं उनमें से एक है समाजवादी विचार। मैं उसमें थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहूँगा अपने लिहाज पे। आपको समाजवादी विचार को समझना है, तो समाजवादी विचार को समझने के लिए आपको शुरुआत से विचारधाराओं की जो धारा है उसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसकी जस्ट विपरीत विचारधारा है पूंजीवाद। आप पूंजीवाद को थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समाजवाद समझ में आने शुरू हो जाएगा कि हम क्यों आकर्षित हुए, या युवा आज का क्यों आकर्षित हो रहा है, या लोगों को क्यों आकर्षित होना चाहिए। किन लोगों के लिए फायदेमंद है पूंजीवाद और किन लोगों के लिए फायदेमंद है समाजवाद। ये समझ में एक बार आना शुरू हो जाए, चीज़ें सही हो जाएंगी। जैसे पूंजीवाद क्या करता है कि उत्पादन के जो भी साधन हैं, मान लो हम इस देश में रह रहे हैं भारत में, तो भारत देश में जो भी उत्पादन के साधन हैं उन पर निजी स्वामित्व ना हो, या निजी स्वामित्व हो, वो निजी, उसका जो मालिक हो, मालिकाना हक हो, वो निजी हाथों में हो, जैसे व्यक्ति विशेष के हाथों में है, तो ये पूंजीवाद हो गया। इसका मूल उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना। जैसे उत्पादन का साधन यहाँ क्या है, मान लो कोई फैक्ट्री है, या जमीन है, बिल्कुल, या जंगल है, नदी है, पहाड़ है, ये उत्पादन के साधन है। और या सेवा क्षेत्र है, ये उत्पादन के साधन है। इस पे जो स्वामित्व हो ये आपका व्यक्तिगत हो। मान लो एक फैक्ट्री के मालिक आप हैं, एक फैक्ट्री का मालिक आपका कोई और साथी है, वो निर्णय ले रहा है कि उसको फैक्ट्री में क्या पैदा करना है, कितना पैदा करना है, कितने रेट में बेचना है, ये एक व्यक्ति तय कर रहा है। उसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य मुनाफा कमाना। पूंजीवाद का मूल उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना। तो जब आप मुनाफे कमाने के लिए करते हैं तो धीरे धीरे आप फिर परवाह नहीं करते लोगों की, परवाह नहीं करते सिस्टम की, परवाह नहीं करते देश की। आपका उद्देश्य हो जाता है मुनाफा कमाना। उसके दूसरे साइड आप चले जाओ। दूसरे साइड क्या है? समाजवाद। एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे उत्पादन के जितने साधन हैं उसका स्वामित्व जनता के हाथ में हो, निजी हाथों में हो। ये समाजवाद है। आप समझिए, आप गरीब जो गरीब वंचित तो बहुत नीचे तबके के लोग हैं, उनके पास निर्णय लेने की क्षमता हो कि वो उत्पादन के साधनों में उनका बराबर का योगदान हो। जैसे पहले आप देखते होंगे जमीनें निश्चित लोगों के पास थी, गिने चुने लोगों के पास,
बाकी लोग उनके यहाँ सिर्फ काम करते थे, मजदूरी करते थे। आजकल जमीन और लोगों के पास भी है। देश में समाजवादी व्यवस्था आई, समाजवादी लोगों का चढ़ाव हुआ, उसके बाद उन्होंने निश्चित किया कि जो आपने भी सुना होगा सीलिंग कानून के एक लिमिट से ज़्यादा लोग ज़मीनें नहीं रख सकते। उन ज़मीनों के बाद जितनी ज़मीनें बचेंगी वो गरीबों में पट्टे कर दिए गए, बांट दिए गए। ये समाजवादी विचार तो था। अगर समाजवादी विचार ना हो, यहाँ पनपा होता तो ज़मीनें तो कुछ लोगों के हाथों में थी। एक ज़मींदार के पास पूरी ज़मीन है गाँव की, बाकी लोग उसके सिर्फ काम कर रहे हैं। तो समाजवादी विचार इसलिए खूबसूरत है कि उत्पादन के साधनों में सबको हिस्सेदारी देता है। हम लोगों को चूंकि आज जिसे हम सरकार कहते हैं वो जनता ही तो है, जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए काम करती है और जनता द्वारा चुनी जाती है। तो अल्टीमेट ये हुआ कि समाजवाद एक ऐसा विचार है जो बहुत कमजोर लोगों को, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी उत्पादन के साधनों में उसमें निर्णय लेने में बराबर का अधिकार देता है। और इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं होता है। मुनाफा कमाना बिल्कुल नहीं, इसका उद्देश्य होता है जनहित, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जनता को फायदा पहुंचाना। एक उदाहरण में दे रहा हूँ, जैसे आपने ट्रेन चलती है, अगर निजी ट्रेन आप चलाना शुरू कर दो तो आप तय करेंगे रेल का किराया कितना होगा। और जो सरकार के माध्यम से जो चलती मंत्रालय हमारा चलाता है, उसका उद्देश्य होता है कम से कम पैसे में जनता को अच्छी। तो सरकार भी अभी पीपी मॉडल में करवा रही है ये चीजें। हाँ, तो ये गलत कर रही है। ये देखिए, इसमें एक पैच है। क्या होता है, जो पीपीपी मॉडल है कुछ कहीं कहीं जरूरी है, ज्यादातर जगहों पे ये अल्टीमेटली ये पूंजीवाद में कन्वर्ट हो जाएगा, निजी हाथों में चला जाएगा। एक लिमिट के बाद ये निजी हाथों में चला जाएगा। जो अगर जैसे हम कह रहे हैं कि आप जैसे ट्रेन है, रेलवे को कुछ हद तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दिया जा रहा है। अगर आप प्राइवेट कंपनियों को वो प्राइवेट कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए काम करेंगी, बिल्कुल, जिसको आप काम करने देंगे वो तय करेंगी ना कि उसका किराया कितना रखना है। उसको आपकी जनता से क्या लेना देना है वो सिर्फ मुनाफे के लिए काम करेंगे। मैंने कहा पूंजीवाद मुनाफे के लिए काम करता है, और जो समाजवाद है मुनाफे के लिए काम नहीं करता, वो लोगों के हित के लिए काम करता है। कम से कम फायदे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो जाए और उसको मुनाफा बचे या ना बचे, ये समाजवाद है। अब इसमें क्या होगा, अगर आपको जैसे किसी कंपनी को, किसी एजेंसी को या किसी व्यक्ति विशेष को मान लो रेल चलानी है, अपनी ज़मीन खरीदे, अपनी पटरी डाले, उसमें चलाए। जनता के पैसे से खरीदी हुई ज़मीन है, जनता की ज़मीन, जनता के पैसे से डाली हुई पटरियाँ, उस पर आप तय करें कि कितना किराया आप रखेंगे, तो ये तो गलत बात है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। अब बात आती है, जैसे आपने बताया समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी का जो मॉडल है उसको आप, शायद जनता ने आपको मौका दिया जी, तो आप अपने क्षेत्र में उसको कैसे लागू करेंगे? अच्छा, ये बड़ा एक्चुअली ये जो बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी थोड़ा सा विस्तार से दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं जरूर देना चाहूँगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहले हम जहाँ मैं रहता हूँ, या मान लो जहाँ से मैं तैयारी कर रहा हूँ या जहाँ के लिए मैं सोच रहा हूँ कि हाँ इस क्षेत्र को, हमारा एक क्षेत्र विशेष होता है। अभी फिलहाल हमारा जो ध्यान है वो जिन समस्याओं को लेकर है, तो बुंदेलखंड या खासतौर से महोबा जिले की समस्याओं को लेकर है। तो हम ये समझेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे, तो तब तो हम वहाँ समाजवादी मॉडल लागू करेंगे। और इस समय क्या मॉडल लागू है, इसको थोड़ा सा इसकी तह तक जाएंगे। सबसे पहले यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ इस जगह पे बुंदेलखंड में, मान लो मेरा गाँव कुलभार पड़ता है, कुलभार में कोई बच्चा पैदा होता है, तो समाजवादी विचार तय करता है कि उसके पास वो पैदा हुआ, उसके पास आगे बढ़ने के सारे अवसर उसको वहीं बैठ के मिले। अगर वो पढ़ना चाहता है बच्चा, तो पढ़ाई की पूरी व्यवस्था सरकार करे, पूरी व्यवस्था, चाहे वो इंटरमीडिएट तक यहाँ पढ़े, उसके बाद उसे तैयारी करनी है, क्योंकि बिना तैयारी के उसको नौकरी नहीं मिलेगी, तो तैयारी उसको करनी है। उसके बाद उसे किसी प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ाई करनी है, किसी डिग्री विशेष को जिसमें वो अपना करियर बनाना चाहता है। उसके बाद उसको रोजगार चाहिए। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था जो करे सरकार करे पहला। अगर वो जैसे पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं, हर बच्चा पढ़ने में अच्छा हो कह नहीं सकते है ना, उसका मन ना लगता हो सकता है उसके अंदर खेल का कोई बहुत शानदार बीज पनप रहा हो, वो बहुत अच्छा खिलाड़ी होना चाहता हो, लेकिन सरकार तय करे कि उसके पास खेल का जो भी खेल वो खेलना चाहता है, क्रिकेट खेलना चाहता है, फुटबॉल खेलना चाहता है, बैडमिंटन खेलना चाहता है, टेनिस खेलना चाहता है, बॉक्सिंग करना चाहता है, रेसलिंग करना चाहता है, डजंट मैटर, तो उस खेल के प्रॉपर साधन जो बेसिक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हों। समाज विचार तय करे। आप अगर वो बच्चा कला की किसी चीज़ में अच्छा है, जैसे वो अच्छा है एक्टिंग करना चाहता है बच्चा, उसको एक्टिंग में उसे इंटरेस्ट भी है, वो डांसिंग करना चाहता है, वो म्यूजिक सीखना चाहता है, ठीक है, या वो कोई भी ऐसा कला चित्रकारी करना चाहता है, ठीक है, गाना गाना चाहता है, अगर वो ऐसा सब करना चाहता है तो उसके प्लेटफॉर्म उसके पास हों। ये समाजवादी विचार तय करता है। अब आप बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में आपने कहा कि आप क्या करेंगे, तो मैं आपसे पहले तो ये कहता हूँ, क्या ये वास्तव में ये चीज़ें हैं? अवसर की समानता यहाँ पे है। एक बच्चा यहाँ गरीब घर में पैदा हो जाए तो क्या उसके पास खेल का मैदान है आसपास? नहीं है। मैं जिस तहसील में आता हूँ, कुलपाड़ तहसील में, 272 गाँव मजरों की तहसील, बिल्कुल आप अनिल भाई विश्वास नहीं करेंगे, तहसील के किसी भी गाँव में खेल का मैदान नहीं है, सिंगल, नॉट इवन सिंगल। यहाँ वहाँ करवाते हैं, यहाँ वहाँ जुगाड़ से बनाते हैं हर साल टूर्नामेंट, और टूर्नामेंट हर गाँव में होते हैं।
लगभग ज्यादातर गांव में होते हैं। मैं ज्यादातर देखता हूँ कि अभी सवाल में भी आगे आऊंगा मैं आपसे। मैं थोड़ा इसको विस्तार से अभी थोड़ा सा 1 मिनट बता दे रहा हूँ। किसी भी पूरे जिले में एक्टिंग का, सिंगिंग का, म्यूजिक का, डांस का, चित्रकारी का कोई अच्छा इंस्टीट्यूट जो सरकार के पैसे से चलता है वो नहीं है जी। प्राइवेट से चलने वाले क्या करते हैं, वो मुनाफे के लिए काम करते हैं, गिने चुने लोगों की पहुंच होती है वहाँ तक। जैसे मैं अपने कोई एकेडमी खोल लूँ, क्रिकेट एकेडमी, उसका मैं चार्ज ले लूँगा 1,500 रुपये। कौन आएगा? कितने बच्चे हैं जो आ पाएंगे? क्या गरीब घरों के बच्चे अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं। जो रियल में टैलेंट है वो नहीं आ पाएगा, नहीं अफोर्ड कर पाएगा। तो सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर हम जैसे लोग या समाजवादी विचार के लोग यहाँ रहेंगे, जैसी उनकी संख्या, ये हमेशा एक द्वंद्व चला है, पूंजीवाद और समाजवाद में एक द्वंद्व चला है। कुछ हद तक पूंजीवाद की कुछ वो है, पूंजी की आवश्यकता तो हर चीज़ में है, लेकिन उसको अनियंत्रित ना हो पाए। समाजवाद विचार हमेशा, समाजवादी विचार, समाजवादी मानसिकता के लोग सदैव बढ़ते रहें हर स्तर पे, तो ये बैलेंस एक मेंटेन रहेगा और जनता तक वो चीज़ें पहुंच पाएंगी जिन चीज़ों के वो वास्तविक हकदार है। जैसे मैं एक लाइन से बताऊँ, अगला विचार मैं बता दे रहा हूँ कि आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, खेल, कला, साहित्य में किसी चीज़ में अच्छा हो, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म अपने यहाँ नहीं है और ये होने चाहिए सरकार के पैसे से। कैसे हुए मैं भी आगे आपको बता दूंगा। ये बहुत आसान है, पता नहीं लोगों ने क्यों कठिन बना रखा। जिस तरीके का हमारा बजट है, जिस तरीके की देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था मौजूद है, ये बहुत आसान है। मैं अभी इसको आपको डिटेल से पूछेंगे, डिटेल से बता दूंगा। अब आपका बच्चा मान लो इन चीज़ों में बेहतर नहीं है, शरीर से हट्टा कट्टा है जी, ठीक है, वो किसी टेक्निकल फील्ड में भी नहीं गया, वो उसमें कला का भी कोई वो नहीं है, गुण मौजूद नहीं है। अब वो क्या करे? एक समाजवादी, एक लोकतांत्रिक देश में, एक समाजवादी देश में, एक अच्छी व्यवस्था में, एक मानवतावादी व्यवस्था में उसके पास इतने अधिकार होने चाहिए, इतना उसको मिलना चाहिए कि अपने परिवार को वो सम्मानजनक जीवन यापन कर सके, परिवार को पाल सके, इतना रोजगार उसको मिलना चाहिए अपनी किसी व्यवस्था में। तो क्या आप जिले में ऐसा महसूस करते हैं? मैं आपसे से क्वेश्चन पूछे दे रहा हूँ कि इस महोबा जिले में क्या ऐसा है कि कोई बच्चा शरीर से खूब हट्टा कट्टा है, मान लो श्रमिक है वो, लेकिन आपको सल श्रमिक है, उसको कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं आती, तो क्या उसको उसके परिवार चलाने लायक जो कम से कम 12, 14, 15, 20 हज़ार रुपए उसको परिवार चलाने के लिए चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार भी तय करती है, जो हमारा लेबर लॉ है वो तय करता है कि मिनिमम मजदूरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या इस जिले में हमने ऐसा ये व्यवस्था कर रखी है या सुनिश्चित कर रखा है कि हमारे बच्चे को, आपको सल श्रमिक भी है तो उसको एक पर्याप्त जीवन यापन के लिए रोजगार नहीं मिल पाएगा? समाजवादी विचार इसकी व्यवस्था करेगा, समाजवादी लोग इसकी व्यवस्था करेंगे, समाजवादी चिंतक इसकी व्यवस्था करेंगे और जिनके मन में समाजवाद होगा वो इसकी व्यवस्था करना चाहेंगे। वो क्या करेंगे? देखिए, पूंजीवादी लोग क्या करते हैं, इसको समझिए बहुत। जैसे व्यवस्थाओं में कोई खामी है जी, तो पूंजीवादी लोग उस खामियों के बीच से रास्ता निकाल के उससे और ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, और समाजवादी मानसिकता के लोग क्या करते हैं, उन खामियों की जो दरार है उसको खत्म करके उसको ठीक करना चाहते हैं। इतना अंतर है। तो अब मैं बात में आ जाता हूँ। सवाल बहुत तड़कता भड़कता है जी, वो तेज तर्रार भी है। अब आते हैं महोबा जिला में घोटालों की बात आती है जी, बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, उसमें आप भी नहीं कहना टाल सकते, ना मैं भी टाल सकता, ना कोई टाल सकता है। वो तो दिख रहा है। रॉयल्टी घोटाले ले लीजिए, किसान फसल बीमा का घोटाले ले लीजिए, और ये मूंगफली घोटाले ले लीजिए। अभी हाल फिलहाल में आप देखते हैं मिड डे मील वाला चर्चा में है, दूध में पानी में दूध मिलाया है, ये चला। अभी हर घर जल योजना वाला भी, ये भी बड़ा घोटाला है, इसको घोटाला ही का नाम दिया जाएगा। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये आपने कही एक योजना नहीं जी, ये वो घोटाले हैं जो पकड़ में आए हैं जी। ये तो पकड़ में आए ना, जो मीडिया ने या किसी लोगों ने इसको उभार दिए, उठा दिए, तो ये घोटाले पकड़ में आए हैं। आप चूंकि जब हमारी मानसिकता गड़बड़ हो जाए, हम मानसिकता से इतने कमजोर हो जाएं कि हम पूंजीवाद के आगे सरेंडर हो जाएं, तब ऐसा होता है कि हर क्षेत्र में घोटाला होता है। आप किसी चीज में, आप तहसील में चले जाइए जी, आप थानों में चले जाइए जी, आप किसी विभाग में, किसी विभाग में चले जाइए, सिंचाई विभाग में चले जाइए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाइए, किसी विभाग में चले जाइए, घोटालों की भरमार है। पकड़ में जो आ जाता है उसकी हम चर्चा करते हैं। इसका एकमात्र कारण ये है कि यहाँ के लोग, हम लोगों ने एक प्रेशर ग्रुप नहीं बना रखा जी। प्रेशर ग्रुप, इसको समझिए, मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा। घोटाला करना मनुष्य का स्वभाव है, तो घोटाला करना वो ज़्यादा से ज़्यादा, ये हमारी मूल्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। मूल्य व्यवस्था से हमारे मूल्य ऐसे नहीं है कि हम इन चीज़ों को गलत माने जी। जिन लोगों के मूल्य ऐसे होते हैं, जैसे हम जैसे लोग, मैं अपने खुद का उदाहरण दूंगा, हमको अगर गलत तरीके से कोई कहे कि आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, आप ऐसा काम कर दो, अगर वो हमारी मन में उसके प्रति गलत धारणा है कि गलत काम है, हम कभी नहीं उसको करेंगे जी, क्योंकि हमारे मूल्य वैसे हैं। और जिन लोगों के मूल्य वैसे नहीं है, हम लोग इसके लिए कर क्या रहे हैं कि अपना जो रोल मॉडल मान रहे हैं वो बहुत खराब लोगों को मान रहे हैं। मैं सबसे आपसे भी कहूँगा, और जितने मेरे साथी हैं, जितने मुझसे छोटे खासतौर से जितने सुन रहे हैं इस बात को, मैं इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, मैं कहूँगा दिल से कि अपनी मूल्य व्यवस्था में सुधार करिए जी, गलत लोगों को रोल मॉडल मानना बंद करिए। ये आपको, जैसे अगर धार्मिक उससे देखें तो नरक की ओर ले जा रहे हैं जी, और अगर राष्ट्रवादी होके सोचे तो ये आपको बहुत, आपके देश को बहुत गर्त में ले जा रहे हैं जी। गलत लोगों को
अपना रोल मॉडल मानना बंद करिए। अपने यहाँ क्या होता है, एक आदमी आया, 150 गाड़ी लेके, काफिला लेके आया, 2-4 गनर, 5-5 गनर, और भोपाल से आया, उसके पास सब चीज़ें हैं। अब आप एक बार भी ये नहीं सोच पाएंगे कि उसके पास ये सब कहाँ से आया, एक बार आया है या देने आया, एक बार भी नहीं आप सोचेंगे। आप क्या बहुत भोकाली आदमी है, आप बड़ा खुश हो जाएंगे, आप उसी को रोल मॉडल, हमें ऐसा बनना है भाई, सब जैसा बनना है। तो ये, और एक कोई बहुत सज्जन जिसने मुझे पूरी जिंदगी नैतिकता का पालन किया हो, कोई समाज में गलत चीज़ें ना बढ़ाई हो, कोई गलत कार्य ना किया हो, उसको अगर वो सिंपल तरीके से आपके सामने आ जाए, अपना पैंट शर्ट एक चप्पल पहन के, आप उसको रोल मॉडल नहीं बनाना चाहेंगे। तो ये हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि क्षणिक चीज़ों की ओर मत जाइए, रोल मॉडल सोच समझ चुन के बनाइए। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो विश्वास मानिए, हमारे यहाँ से ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो घोटालों को करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। हो क्या रहा है बताएं, घोटाले सारे राजनीतिक संरक्षण में होते हैं, चाहे जिसकी सरकार। आपको लगता है? 100%। किसी की हिम्मत नहीं है भाई साहब, मैं बिल्कुल मतलब पूरे दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कोरोना को उदाहरण देना चाह रहा हूँ। सरकार ने अगर चाह लिया तो सड़क पे लोग नहीं निकल पाए, तो अपने घर के बाहर कदम को नहीं रख पाया। अगर सरकार ने चाह लिया तो समझिए, सरकार चाह ले, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई काम कर दे। बिना राजनीतिक संरक्षण के होते ही नहीं है कोई घोटाला। होता क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर वाले चाहते घोटाला हो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन संरक्षण होता है ऊपर से, बिना संरक्षण के नहीं हो सकते। जैसे ये कहना थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं जरूर कहूँगा ये बात जी, कि आप सोचिए कि अगर आप राजनीतिक संरक्षण में ना हो तो आप कोई भी कार्य यहाँ पे है, कोई भी ऐसा कार्य जो गलत अनैतिक हो और वो कर दें, ऐसा संभव है? आपकी हिम्मत नहीं पड़ सकती है कि आप कोई रूल तोड़ दें, यहाँ पे एक रूल तोड़ दें, क्योंकि आपके पास पुलिस है, जांच अधिकारी है, प्रशासन है, वो आपकी हर चीज़ पे निगरानी बनाए हुए है, बिल्कुल आप नहीं कर सकते गलत। लेकिन जब आपको ऊपर से आपको जब दम मिलना शुरू हो जाती है, आपके हाथ खुले होते हैं कि आप जो चाहे कर लो, तो फिर आप ऐसा करना शुरू करते हो, तो घोटाले होने शुरू हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण और मैं दे रहा हूँ, थोड़ा ये लंबा खिंचाई बात, लेकिन मैं एक उदाहरण और दे रहा हूँ। जैसे अपने यहाँ मूंगफली खरीद घोटाला जी, डंके की चोट पे हुआ। जैसे किसानों की मूंगफली कहीं नहीं बिकी जो किसानों की मूंगफली बिकी, हम चिल्लाते रहे, सैकड़ों लोग चिल्लाते रहे, कई समाजसेवी चिल्लाते रहे, मीडिया के लोग चिल्लाते रहे, किसी की नहीं बिकी। डंके की चोट पे आप लगाए रहे, अपने लाइन में आपके ट्रैक्टर लगे रहे, और जिन्होंने उनको 1000, 1500, 1200 दिया, माननीय सांसद जी ने, श्री अजय सिंह लोधी जी ने, हमीरपुर मोहब्बत इंदवारी सांसद ने भी ये बात उठाई, बिल्कुल उठाई थी। उन्होंने बाकायदा सदन में बात उठाई कि बिना भ्रष्टाचार के वो काम नहीं हुआ है। लेकिन वो टीम आई थी एक लखनऊ से, तो उनको भी चाय नाश्ता कर निपटा दिया, आपने देखा होगा, वीडियो भी वायरल हुआ था रात मंडी में। मैंने कहा बिना संरक्षण के कुछ नहीं होता। इसमें माने कोई या ना माने, ये जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार क्या के लिए होती है? सरकार इसी चीज़ के लिए तो होती है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है उसको रोके, सरकार इस चीज़ के लिए होती है। अब आपका आरोप रहता है कि सरकार जो है फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करती है, ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि आप ये करते हैं, तो आप क्या मानते हैं इसमें? ये तो देखिए करते हैं ये, इसलिए इसमें तो बिल्कुल साफ दिखता है कि आप दुनिया भर के आप दावे ठोक देते हैं कि आप विश्वगुरु हैं, आपका डंका बज रहा पूरी दुनिया में, और आपके यहाँ सब कुछ भला चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। वास्तविकता क्या है हम लोग जानते हैं। इस देश की ज़मीन हम लोगों ने दूषित कर दी, इस देश की हवा हमने दूषित कर दी, इस देश का पानी हमने दूषित कर दिया। आंकड़ों का जो मैंने जो कहा है इसको समझिए आप, आंकड़े कहाँ गलत हैं। अभी आपने पिछले 8 सालों से एक चीज़ लगातार सुना है कि इंदौर को इस देश का सबसे साफ सुथरा शहर बताया जाए। बिल्कुल 8 बार उसको मिल चुका है, 8 बार लगातार अवार्ड मिला इंदौर, मिला बिल्कुल। और उसी इंदौर में गंदा पानी पी करके 31 लोग मर जाते हैं जी। जिस इंदौर को अब सबसे साफ सुथरे शहर की स्थिति है, तो आप समझिए बाकी शहरों का क्या हाल होगा। अब आंकड़े सही है गलत है आप डिसाइड करिए, जनता डिसाइड। बिल्कुल जिस पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ शहर बताया जा रहा है साफ सफाई में, और उसी शहर में गंदा पानी पी के 31 लोग खत्म हो गए। आपने देखा ये अमानवीय घटना थी, आपको पता होगा, देश को पता है। बिल्कुल। तो ये आंकड़ों की बाजीगरी नहीं तो क्या है? फिर जनता स्वीकार क्यों नहीं करती? जब आंकड़े ये चीजें करती है, जनता क्यों एक तरफा हो जाती है? जनता स्वीकार करती है। देखिए क्या होता है, जनता स्वीकार करती है। हम लोगों ने सिस्टम ऐसा डेवलप कर रखा है जिस वजह से जनता की जो मर्जी होती है वो निर्णय नहीं हो पाता है। देखिए इसको मैनिपुलेट किया जाता है, आप समझिए। एक होता है न्यूरो किडनैपिंग जी, इसको मैं भी बाकायदा कहूँगा, इसको बाकायदा यहीं मैं सबसे एक अपील भी करूँगा। एक होती है न्यूरो किडनैपिंग। न्यूरो किडनैपिंग का होती है कि आपके सोचने समझने की शक्ति को किडनैप कर लिया जाए, उसको हर लिया जाए। जैसे जो हम आपसे चाहते कि आप सोचें वही आप सोचना शुरू कर रहे हैं जी। चालाक लोग हमेशा से ऐसा करते हैं, आज से नहीं करते। आपके जो मूल मुद्दे हैं, आपकी जो मूल समस्याएं हैं, उस पर बात ना करके हम बात उन चीज़ों की करें जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो ये अब से करा जाता है चुनाव के टाइम, ऐसे किया जाता है जैसे एक छद्म राष्ट्रवाद का आवरण पहना उड़ा दिया जाता है पूरे देश को। कुछ ना कुछ ऐसे गैर जरूरी मुद्दे जिनमें देश को उलझा दिया जाता है, जैसे धार्मिक मुद्दे हैं,
हिंदू मुस्लिम के मुद्दे हैं, फर्जी राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं, और यहाँ जैसे क्षेत्रीय स्तर पे एक बहुत खराब बात होती है, आप देखो 2 व्यक्तियों की लड़ाई करा दी जाएगी और उसमें उलझा दिया जाएगा ताकि आप मूल समस्याएं भूल जाएं, उसमें एक को सही एक को गलत बता के पूरा विमर्श जो है उसी के इर्द गिर्द केंद्रित कर दिया जाएगा। इस टाइप से चलता है, लोग चुनाव में करते हैं और वो सफल होते हैं। जी, अब बात आती है, एक में और आप सवाल कर देते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने के अग्रसर है, बड़े बड़े नेता दावे करते हैं, डंकी की चोट से कहते हैं कि भारत विश्व गुरु, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या सचमुच हमारा भारत विश्व गुरु बनने की कगार में? मैं इस देश से बड़ा प्यार करता हूँ जी, मैं ही नहीं, इस देश का सारे देशवासी इससे बहुत प्यार करते हैं, आप भी प्यार करते हैं, सब, हम सब प्यार करते हैं। हमारे सोचने समझने के तरीके भर में अंतर हो सकता है, प्यार हम सब करते हैं बिल्कुल। चूंकि मैं चाहता हूं कि देश विश्व गुरु बने हृदय से, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं कि देश विश्व गुरु ना बने, मैं चाहता हूं बने, लेकिन गलत तरीके से। मुझे उस विश्व गुरु होने से दिक्कत नहीं है, विश्व गुरु की थोड़ी परिभाषा समझा दीजिए क्या है? आश्रम से मुझे दिक्कत है आपकी। जैसे कोई गुरु है तो उसके आश्रम में शिष्य भी तो हो, आप विश्व गुरु तो दावा ठोक रहे हैं कि विश्व गुरु हैं, आपके आश्रम में शिष्य कौन से देश है जो आपके शिष्य हैं? आप बताएं मुझे, 2 देश ऐसे बता दें जो आपसे पूछ के, पूरे देश, इतने सारे देश हैं दुनिया में। जैसे अब अमेरिका है, अमेरिका से 50 देश हैं उनके डिपेंडेंट है बिल्कुल, और भी ढेर सारे देश हैं। इनफैक्ट सबसे कमजोर हम जो हमारा अक्सर जिससे हमारा कंपटीशन होता है, हमारा दुश्मन देश, जिससे कई बार हमारे युद्ध हुए, पाकिस्तान, उसका जब कोई मुद्दा उठता है तो कई देश उसके समर्थन में आ जाते हैं, आपके समर्थन में कोई लोग नहीं रहते, तो आप कैसे विश्व गुरु हो गए? आप समझे ना, आपके समर्थन में। अब मैं आपसे बताऊं, टैरिफ अभी लगा जी, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। अमेरिका ने टैरिफ पहले बढ़ाया जी, फिर घटाया जी, तब भी आप पे जो टैरिफ लगा वो 18% लगा। और जो मैं कॉटन पे बता दे रहा हूँ, बांग्लादेश पे 0%, मतलब बांग्लादेश पे कोई टैरिफ नहीं जी, आप पे 18% है। तो सोचिए, बांग्लादेश आपके सामने बड़ा कमजोर देश है बिल्कुल, और उससे भी ज़्यादा खराब स्थिति अमेरिका की नज़र में हमारी है। और हम इस चीज़ को हम कहें विश्व गुरु, हम जबरदस्ती के ढोल पीटें? हमको विश्व गुरु बनने का एकमात्र तरीका है जी, हम पहले स्वयं के प्रति ईमानदार हों बिल्कुल, अपने देश से प्रेम करें, देश में हो रही गलत चीज़ों का विरोध करें, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करें, इस देश की ज़मीन, इस देश के पानी, इस देश की हवा को स्वच्छ करें, इस देश के लोगों को। इसमें मैं थोड़ा सा एक डिटेल से आपको और बता दूँ, हमको 3 चीज़ें, मैं अपने सभी साथियों से पना कहना चाहूँगा, इस पर जरूर गौर करेंगे। 3 चीज़ें बड़ी किस्मत से, बड़े सौभाग्य से मिली हैं। पहली चीज़, मनुष्य रूपी शरीर, ये बड़े सौभाग्य से मिला है। दूसरी, ये धरती जहाँ हम रहते हैं, ये बड़े सौभाग्य से मिली है। तीसरी, व्यवस्था, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम रहते हैं, अर्जित किया हुआ लोकतंत्र है, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है इसके लिए, बड़े मुश्किल से मिला है। इन 3 चीज़ों की अगर हम रक्षा कर ले गए और इन तीनों चीज़ों को बेहतर कर ले गए, तब तो हम विश्व गुरु बनेंगे जी, अदरवाइज नहीं बनेंगे। जैसे मैंने पहला कहा कि मनुष्य का शरीर हमको मिला है, लेकिन ये सारे दुर्गुणों, सारे सद्गुणों को लेकर के एक साथ पैदा हुआ है। इसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दम्भ, द्वेष, पाखंड, छल, ईर्ष्या भी है जी। इसमें करुणा, दया, क्षमा, दान, परोपकार भी है। अगर हम इस शरीर में जो सद्गुण है उनको बढ़ा ले गए जी, अच्छे कर ले गए जी, ठीक है, तब हम विश्व गुरु बनने की राह में जाएंगे। इसके अंदर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन गुणों का को बढ़ा ले गए। मैं इसको डिटेल बता सकता हूँ, समय बहुत जाएगा, तो इनको आप बढ़ा ले गए, तब आप विश्व गुरु की ओर जाएंगे। और अच्छे गुणों को, और जो बुरे गुण हैं उनको कम कर ले गए, जैसे आपके अंदर जो गंदे गुण हैं उनको कम कर ले गए, तो और अच्छे गुणों को बढ़ा ले गए, तब तो आप अच्छे व्यक्ति बनेंगे जी। और अगर आप अपने बुरे गुण आपके हावी रहेंगे तो आप अपने देश को कभी बेहतर नहीं बना पाएंगे। दूसरी चीज़, इस धरती में आपको धरती सौभाग्य से मिली है, इसकी ज़मीन हमने दूषित कर डाली इस देश की। यहाँ का AQI कितना होता है पता है आपको? कई शहरों की AQI 600-700 जी, 400 है, 600-700 है बिल्कुल। दिल्ली वगैरह रहने लायक नहीं बचे। हमारे कई सारे शहर, झांसी जैसे शहर जो बहुत मतलब छोटा शहर है, वो उनकी हवा की जहरीली हमने कर डाली है। इनको तो सरकार दावे कर रही है स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? उनके दावे करने से क्या होगा? झूठ तो झूठ है ना। विदेशों में, नॉर्डिक देशों में, कई सारे देशों में, जो फॉरेन देश हैं या मतलब जैसे मान लो यूरोपीय देश हैं या जो विकसित देश हैं, आप विश्वास मानेंगे वहाँ पे अगर AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स 1 या 2 हो जाता है तो वहाँ मतलब बवाल हो जाता है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं कि भाई हवा जहरीली हो रही है। और हमारे यहाँ 100, 200, 300 तो नॉर्मल 600 700 पहुँच जाता है। आप समझिए, हमने यहाँ की हवा दूषित कर दी। अभी एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले, एक तो मैं भी बता चुका हूँ कि इंदौर में गंदा पानी पीने से कितने लोग जल गुणवत्ता सूचकांक अभी कुछ दिन पहले, शायद 1 महीने पहले पब्लिश हुआ था, उसमें हमारा जो स्थान है 122 देशों के टोटल स्थान में हमारा 120वां स्थान है जी। अब आप इमेजिन करिए, जल हमारे यहाँ का जल 70% पीने वाला जल दूषित हो गया। तो जिस देश का कैसे विश्व गुरु बनेंगे? गंदी जमीन में रहेंगे, गंदे अनाज को खाएंगे, खराब पानी पिएंगे, खराब हवा में सांस लेंगे तो विश्व गुरु बनेंगे?
तीसरी चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारे देश में एक बहुत गौरवशाली इतिहास है हमारा लोकतंत्र का। जब देश आज़ाद हुआ तो पूरी दुनिया ने कहा कि ये जिस तरीके से चल रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसमें विध्वंस हो जाएगा, ये फिर दोबारा गुलाम हो जाएगा, ये इसकी व्यवस्थाएं चल नहीं पाएंगी। लेकिन हमने पूरी दुनिया को दिखाया, समाजवादी मॉडल हमारे नेताओं ने अपनाया, उस दौर के नेताओं ने, और उस मॉडल से हम लोगों ने एक सफल लोकतंत्र, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी करी और एक सफल लोकतंत्र के रूप में हम लोग हुए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उसमें लगातार डाउनफॉल हो रहा है। हम फिर एक उसी गर्त में जाना चाहते हैं जिस गर्त से निकल के आए थे। हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं। आज जो संस्थाएं हमारी रक्षा करने के लिए हैं उनको हम नहीं बचा पा रहे। आप समझिए 4 पिलर हैं लोकतंत्र के। पहला हो गया विधायिका, दूसरा हो गया कार्यपालिका, तीसरा हो गया न्यायपालिका जुडिशरी, चौथा हो गया मीडिया। आपको थोड़ा हो सकता अजीब लगे, लेकिन मैं अच्छे पत्रकारों को सम्मान करते हुए ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो चौथा स्तर मीडिया है वो भी अपना स्तर खो रहा है, लगातार बेईमान हो रहा है। वैसे कि उसमें चकाचौंध में उनकी आंखें बंद हो गई। न्यायपालिका में भी जो अपेक्षा है कि तुरंत न्याय मिले वो नहीं हो रहा। कार्यपालिका तो टोटल सरकार के सारे पे चलती है, सरकार जो कहते हैं अधिकारी वो करते हैं। इसका उदाहरण मैं हूँ, भुक्तभोगी भी मैं हूँ जी। और आप सब लगभग हमें लगता है जो मुझे सुन रहे होंगे वो जानते हैं कि चाहे कार्यपालिका में जो भी अधिकारी हो, सब सरकार के सारे पे चलते हैं, उन्हें न्याय से कोई लेना देना नहीं है ज़्यादातर। अच्छे अधिकारियों को फिर भी प्रणाम है, अच्छे अधिकारी अभी भी अच्छे अधिकारी हैं कुछ, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम है कि बेचारे सामने वो दब जाते हैं। अच्छे पत्रकार हैं उनको भी, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपको समझ जाएंगे। ज़्यादातर जो मीडिया चैनल है, बड़े चैनल हाउस जो मीडिया हाउस है, वो सरकार की गुणगान में, सरकार की गुलामी करने में व्यस्त है। बिल्कुल। 1-2 चैनल जो बोल रहे थे, आप समझिए देशवासियों को सोचना चाहिए कि 1-2 चैनल, जैसे मान एनडीटीवी का हमने उदाहरण सुना था रवीश कुमार जी का, वो बोल रहे थे तो इनको वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको भी खरीद लिया चैनल को, उनको हटा दिया किनारे से। आप सोचिए कैसा देश बनाना चाहते हैं, कैसे भी शुरू कैसे हो जाएंगे जहाँ हम अपने विरोध में उठने वाला एक स्वर पसंद न करें, कैसे भी शुरू हो जाएंगे। मानव इतिहास में हम इतने श्रेष्ठ हुए हैं, कमजोर प्राणी से श्रेष्ठ प्राणी हुए हैं सिर्फ सवाल पूछ के, और हम सवालों से इतना डरे कि सवाल पूछने वाले को हम चैनल को बंद करवा दें, खत्म कर दें। ऐसा ये तो बिल्कुल पहचान नहीं है। तो जो आपको फॉर्च्यून से, जो आपको सौभाग्य से चीज़ें मिली हैं, जब तक हम उन चीज़ों के बेहतर संस्करण नहीं तैयार करेंगे, चाहे मानवता हो, मनुष्य हो, चाहे जो हमारी धरती हो, इसका बेहतर संस्करण नहीं हम तैयार करेंगे, इसकी हवा, पानी, जमीन, पर्यावरण शुद्ध नहीं करेंगे, चाहे हमारी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उनका क्षरण नहीं जब तक बंद करेंगे, तब तक हम इसको नहीं। अब बात आती है लोकसभा चुनाव की आ जाती है। लोकसभा चुनाव में आपने बढ़िया प्रदर्शन किया, महोबा, हमीरपुर, तिंदवारी से बढ़िया जीते आप जी। और बीजेपी की हार हुई। कई इसमें समीकरण ये बना रहे हैं कि अगर बीजेपी टिकट चेंज करती, चेहरा चेंज करती, तो हो सकता था बीजेपी लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करती, जीत सकती थी। नहीं। आप इसमें क्या टिप्पणी करेंगे? एक्चुअली ऐसा है, ये तो कहने की बात है। इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि जिस गुब्बारे में हवा भर के इनकी नैया अभी तक पार हो रही थी, वो गुब्बारे में लीकेज शुरू है। जिस छवि के आधार पे, चाहे मोदी जी हो हमारे, चाहे योगी जी, उनकी छवि के आधार पे लोग लगातार जीत रहे थे। वो चूंकि इन्होंने बनाया हुआ एक छवि थी, उसका बनाया ये भी मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कोई भी नेता जाता है गांव में तो अपने नाम पे वोट नहीं मांगते, वो मांगता मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे। उसमें लगातार कमी आ रही, चूंकि वो गुब्बारा फूटने लगा है, लोगों को समझ में आ रहा है, सच लोगों को दिखाई। कितने दिनों तक आप झूठ बोल सकते हैं? मैं उदाहरण दे रहा हूँ इसका। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनका जो लोकप्रियता उसमें बड़ा डाउनफॉल हुआ है और अब लोगों को सच दिखाई देने लगा है, इसलिए यहाँ पे लोकसभा में जीते हैं। उसकी वजह बता रहा हूँ। वजह उसकी ये है, मोदी जी स्वयं वहाँ से लड़े चुनाव, बनारस से। पहले वो पाए 6 लाख वोटों से जीते थे पिछला चुनाव। इस बार वो खुद ही उनको मुश्किल पड़ गई, लाले पड़ गए जीतने के, उनको जीतने के लाले पड़ गए। मोदी जैसा चेहरा जिसके नाम पे सारे सांसद जीतते हों और वो व्यक्ति 1 लाख से जीत रहा है। तो आप सोचो आप चाहे जो कर दो, आपसे आपकी असफलताओं लोगों को अब दिखने लगी हैं। लोग आपसे नाखुश हैं। आप महंगाई पे रोक नहीं लगा पा रहे हैं, आप रोजगार सृजन नहीं कर पा रहे हैं, आप इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आप दावे चाहे जो ठोक दें, आप इस देश की हवा पानी को शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं, आप इस देश में खासतौर से बच्चों को शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, वो चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं। लोग आपसे नाराज़ हैं, इसलिए आपको लोग हरा रहे हैं। और विश्वास मानिए अगले चुनाव में बहुत बुरी तरह हारेंगे, मुझे मतलब ऐसे अंदर से लगता है। मैं बहुत ज़्यादा, आपने कभी मुझे राजनीतिक बातें किसी का आलोचना करते हुए नहीं देखा। मैं आमतौर पर मैं बहुत ज़्यादा आलोचना नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करती? उसकी वजह है कि मुझे एक चीज़ कहनी है आपसे, साथियों से फिर एक बार कहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो साथी हैं वो जरूर मेरी बात को सुनें। बहुत सड़क छाप आलोचनाओं से कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता, मुझे ऐसे लगता है। आपको अपना काम बहुत ढंग से करना चाहिए। जिन लोगों को ट्रेंड होने की आवश्यकता है या उनको बड़ा
प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। मैं उनको अपने स्तर पर लगातार प्रशिक्षित करता हूँ, लगातार मंचों से अपनी बात रखता हूँ और उन मुद्दों पे ही बात रखता हूँ जो मुद्दे पे जिन मुद्दों का वो मंच होता है। आपने कभी मुझे नहीं देखा होगा कि मैं जैसे खेल के मंच पे हूँ तो मैं खेल के सुधार की ही बात करूँगा, मैं धार्मिक मंच पे हूँ तो मैं धार्मिक चीज़ों की ही बात करूँगा, आत्म सुधार की बात करूँगा, मैं राजनीतिक मंच पे हूँ तब मैं राजनीतिक बात करूँगा। आप लेकिन वो भी किसी का कटाक्ष नहीं करेंगे, वो भी मैं बता रहा हूँ, मैं करता हूँ। विरोध करने का एक तरीका है। लोकतंत्र में क्या है कि आरोप प्रत्यारोप बड़े संयमित और बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे अभी मैंने नीतियों की आलोचना करी जी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था को लगातार सरकार बढ़ा रही है, तो मैं ये कहूँगा, देखिए मैं व्यक्तिगत किसी से लड़ना भिड़ना शुरू हो जाऊँ तो उसका कोई मुझे बहुत औचित समझ में नहीं आता है। वो उसमें सुधार की जगह जैसे जो जनता सुन रही है आपको, वो ये कभी नहीं मानेगी कि आप ठीक बात कर रहे हैं, वो कहेगी कि आप उनके विरोधी इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एक क्वेश्चन जो सवाल है, देखिए मैं जो सवाल है वो हमारे सबके जहन में आना शुरू हो जाए। हमारे सब जो हमारे साथी हैं इस देश के एक एक आदमी के जहन में सवाल आना शुरू हो जाए। हम लोग ऐसा देश बनाना चाहते हैं। जिस दिन ऐसा हो गया तो व्यक्तिगत आलोचना की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग वो हो जाएंगे। जैसे इसमें मैं एक और चीज़ जोड़े दे रहा हूँ कि आप ये समझिए कि इस देश को कटोगे